Good morning, students. In this video lecture, I am going to discuss the new topic, structure of pollen grain. As you know that pollen grain is also known as microspore and it is also named as male gametophyte. तो आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, pollen grain को हम दूसरा जो नाम देते हैं वो बोलते हैं माइक्रोस्पोर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ pollen grain और माइक्रोस्पोर नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो उसी के अकॉर्डिंग आप pollen grain को क्या बोल सकते हो, माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हो। एंड इट इज आल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। क्या नाम देते हो आप इसे, मेल गैमेटोफाइट। तो आपको ध्यान रखना है pollen grain, माइक्रोस्पोर एंड मेल गैमेटोफाइट्स आर द सेम थिंग। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर क्या होता है pollen grain का। तो pollen grain की अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो एनी pollen grain may be having a different shape, but majority of the pollen grains are spherical in shape, and its diameter may be vary from 25 to 50 micrometer। ठीक है। थर्ड बात करें हम तो जो इसमें थर्ड इसकी फीचर्स की बात करें तो pollen grain contains two cell, one is known as vegetative cell and other is known as generative cell। And fourth feature of any pollen grain contains two wall layers। outer wall layer is known as exine and inner wall layer is known as intine। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि वॉल जो टिपिकल pollen grain का डायग्राम है ये स्फेरिकल इन शेप है और इसका जो डायमीटर की अगर हम बात करें तो इट मे बी 25 to 50 माइक्रोमीटर वेरी कर सकता है। और इसमें क्या होता है कि टू वॉल लेयर्स आर प्रेजेंट, वन इज आउटर एंड अदर इज इनर। आउटर को आप बोलेंगे एक्साइन, आउटर को आप क्या टर्म देंगे, एक्साइन, एक्साइन इज आउटर। और इंटाइन को आप क्या नाम देंगे, इसको आप बोलेंगे इनर लेयर को आप नाम देंगे इंटाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्साइन किसकी बनी होती है। एक्साइन आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। एंड नेक्स्ट सेम क्वेश्चन फॉर द इंटाइन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। अब देखिए आपको क्या है, कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक्साइन को अगर आप देखें तो एक्साइन जो है वो आपका जो है कुछ जगह पे कैसी है, absent है। मतलब एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड some places sporopollenin is absent in the exine and that places are considered as germ pore and germ pore may be vary from 3 to 3 4 like that। तो यहाँ पे अगर आपको बताएं तो germ pore अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि germ pore क्या है तो आपको बताना पड़ेगा कि in exine where is the sporopollenin is absent named as germ pore। क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ germ pore। तो germ pore is responsible for the formation of pollen tube। फर्दर आप जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि फंक्शन की बात करें कि पॉलन ट्यूब का फंक्शन क्या है। मतलब germ pore का फंक्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, लेकिन पॉलन ट्यूब का फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब स्पोरोपोलेनिन के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि स्पोरोपोलेनिन की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो स्पोरोपोलेनिन की अगर हम बात करें तो स्पोरोपोलेनिन इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बोला कि जो स्पोरोपोलेनिन है वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इसमें किसी का भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज़ से ये डिग्रेड नहीं होगा। मतलब अगर आप इसको जो pollen grain है इसको अगर आप एंजाइम्स के कांटेक्ट में लेके आ रहे फिर भी इसमें कोई असर नहीं होगा। आप हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में लेके आ रहे इसको कोई डैमेज नहीं होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के कांटेक्ट में भी लेके आ रहे हैं तो स्पोरोपोलेनिन यानी कि एक्साइन पे कोई भी फर्क नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे pollen grain है वो आप उनको बहुत टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और इसी कारण मतलब प्रिजर्व एज अ फॉसिल। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट द pollen grain preserved as a fossil, explain your answer। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो आपको बताना है कि जो pollen grain है they contains two walls, outer layer is made up of sporopollenin and inner layer is made up of cellulose and pectin। ठीक है, outer layer sporopollenin is not degraded by high temperature acid base, strong acid base and any enzyme, that is why pollen grain can be preserved as a fossils। ठीक है, तो ये बात हमने किस पे कर ली बेटा, स्पोरोपोलेनिन पे कर ली। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है कि जो एक्साइन होती है वो कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती। मतलब
जगह जगह पे क्या होती है, एब्सेंट होती है, जहाँ एब्सेंट होती है उसे हम जंप फोर कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंटाइन की, तो इंटाइन इज कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट, मतलब जो इंटाइन है वो कहीं पे भी एब्सेंट नहीं होती है, कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर की बात होगी पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोरिया। जब हम इसके अंदर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दे कंटेन्स टू सेल, वन इज लार्जर सेल एंड अदर इज स्पिंडल शेप सेल। जो लार्जर सेल है उसको हमने नाम दिया है वेजिटेटिव सेल, दिस वन इज वेजिटेटिव सेल, दिस वन इज वेजिटेटिव सेल एंड इट्स अनदर नेम इज ट्यूब सेल। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्यूब सेल। सेकेंड वन इज जनरेटिव सेल, क्या नाम है इसका, जनरेटिव सेल। ठीक है, अगर इस तरीके से जो पॉलन ग्रेन है इस स्टेज पे इसको हम नाम देते हैं, पॉलन ग्रेन है टू सेल्ड स्टेज। क्या नाम देते हैं हम, पॉलन ग्रेन एट टू सेल्ड स्टेज। ठीक, ये टर्म देते हैं। 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन जो ड्रॉप आउट होता है वो किस स्टेज में होता है, टू सेल्ड। रिमेनिंग 40% जो है, रिमेनिंग 40% जो एंजियोस्पर्म है उनमें जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, रिमेनिंग 40% जो हमारे एंजियोस्पर्म है उसमें जो पॉलन ग्रेन ड्रॉप आउट होता है वो होता है थ्री सेल्ड स्टेज में। किसमें होता है, थ्री सेल्ड स्टेज में होता है, जिसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव वेजिटेटिव सेल तो ऐसी रहती है, मतलब यहाँ पे टू सेल्ड स्टेज में वन वेजिटेटिव सेल एंड अनदर वन जनरेटिव सेल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन जब थ्री सेल्ड स्टेज की बात हो रही होगी तो वेजिटेटिव सेल तो जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड होगी। और आपको पता है माइटोसिस के बाद हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म, टू डॉटर सेल। तो यहाँ पे भी ये होगा कि जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमेट। टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो टोटल सेल कितनी होगी, टू मेल गैमेट, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड फाइनली दिस स्टेज इज नोन एज थ्री सेल्ड स्टेज। क्या नाम देते हैं हम इसे, थ्री सेल्ड स्टेज कहते हैं। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसी टिपिकल पॉलन ग्रेन का। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि मतलब इसके कुछ कैरेक्टर्स और भी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलन, एक बात और हम आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि थ्री सेल्ड स्टेज में जाने के लिए वेजिटेटिव सेल डिवाइड करती है जनरेटिव सेल, तो आपका आंसर आना चाहिए जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। क्या है, कुछ पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हमारे लिए एलर्जी भी कॉज करते हैं, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कॉज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो पार्थेनियम, इट इज कॉमनली नोन एज कैरेट ग्रास। इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो विंड के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं और फाइनली जब हमारे जब हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी जो ब्रोंकाइटिस है, मतलब सॉरी जो हमारी ब्रोंकाई है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसे क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें और एलर्जी भी कॉज करते हैं, जिसे हम हे फीवर के नाम से जानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जो पॉलन ग्रेन हो वो हमारे लिए हार्मफुल हो, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। ये इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। मतलब हमारा जो है, एक तो आपने उसका इम्पैक्ट मतलब एक आपने देख लिया कि इट मे बी हार्मफुल, मतलब हार्मफुल का मतलब है एलर्जी कॉज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पॉलन ग्रेन को आप उसी कैटेगरी में रखेंगे। कुछ पॉलन, मतलब मैक्सिमम पॉलन ग्रेन जो है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं और यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। यहाँ तक कि उनको जो है पॉलन टेबलेट्स उनसे प्रिपेयर की जाती है और सीरप भी बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि जो एथलीट्स वगैरह होते हैं या फिर जो हॉर्सेस की जो रेस होती है तो उसमें भी उनकी जो एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो है इन पॉलन ग्रेन्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप जान रहे हो कि जो स्पोरोपॉलिन है इसको क्या बना रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब फॉसिल की फॉर्म में इसको प्रिजर्व कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि हमें जो पॉलन ग्रेन है उन्हें क्या करना है, प्रिजर्व करना है, तो हम एक लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं वो करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन एक नई टर्म है ये, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट व्हाट टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ preservation of
pollen grain, preservation of pollen grain in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस known as cryopreservation। इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जो हमारे पॉलन ग्रेन है आप उन्हें बहुत मतलब मैनी ईयर्स तक आप उसे क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। फर्दर जब आप उसे उसको यूज़ करना है, मतलब इस तरीके से हाइब्रिड बनाना है, तो आप इन सब का क्या कर सकते हो, इन पॉलन ग्रेन का जो प्रिजर्व पॉलन ग्रेन है आप उनका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एट लास्ट, द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज पैलिनोलॉजी। क्या बोला जाता है? द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, द स्टडी ऑफ pollen grain known as palynology। Study of pollen grain is known as palynology। तो ये सारी एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर दे रही हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है, इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन को डिस्कस किया है। पॉलन ग्रेन इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर एंड इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज मेल गैमेटोफाइट। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने ये किया कि स्पेरिकल इन शेप होता है, डायमीटर ये हो गया, वॉल टू वॉल होती है, आउटर और इनर। आउटर को आप एक्साइन बोलते हो, इनर को आप एंटाइन बोलते हो। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलिन, एंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। स्पोरोपॉलिन इज most resistant organic substance which is not degraded by any enzymes, any acid, any waste like that। ठीक है, that is why pollen grain can be preserved as a fossil। Next, where in exine where is sporopollen are absent, that place are considered as germ pore, and the function of germ pore to form the pollen tube, and pollen tube is help to transfer the male gamete to the female gamete। ठीक है, inside the pollen grain there are two cells are present, one is vegetative cell and other is generative cell। At this stage pollen grain are considered as two-celled stage, and further generative cells divide and form two male gamete, then it is named as three-celled stage। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई आपको। फिर हमने ए फीवर को डिस्कस किया और हमने जो ए फीवर आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द एलर्जी कॉज्ड बाय द पॉलन ग्रेन इज कंसीडर्ड एज ए फीवर। एंड थर्ड है हमारा जो है क्रायो प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, दैट वन इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्या होता है कि द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज पैलिनोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या पढ़ना है हमें? फीमेल गैमेटोफाइट। Female gametophyte, as you know that in the flower, female reproductive part is known as pistil, carpel as well as gynoecium। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल reproductive part of the flower known as pistil, carpel, gynoecium, and these are contains basic three part। upper part known as stigma, narrow tube like known as style, bottom portion known as ovary, like that। This one is stigma, this one is style, and this one is ovary। Inside the ovary there is minute structures are present that is named as ovule, and they are also known as megasporangia। आप फिर से समझ लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव हमारा टॉपिक जो है वो है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना है वो हमें पढ़ना है कि फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे आप इन सारे नामों से जानते हो, पिस्टिल, कार्पेल, गायनोशियम। ठीक है, पिस्टिल
pistil, carpel or gynoecium. Any pistil, any carpel contains three basic parts: stigma, style and ovary. Inside the ovary, minute structures are present that named as ovules. क्या नाम देते हो आप उसे? Ovule. Inside the ovary, structures are present. Structures are present named as ovule, and they are also considered as megasporangium. क्या नाम देते हो आप उसे? मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम आप नाम लेते हो तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब पॉलन ग्रेन का हुआ था. तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसका नाम हमने दिया है मेगास्पोरेंजियम. इट मींस दैट हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स टेक्स प्लेस. यानी कि एग का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? इनसाइड द ओव्यूल. दैट वन इज मेगास्पोरेंजियम. तो ये सारी चीजें क्लियर होगी. तो अब हमें क्या करना, ये सारी चीजें. The arrangement of ovules inside the ovary known as प्लेसेंटेशन. क्या बोलते हैं आप उसे? प्लेसेंटेशन. जो ओव्यूल्स है ओवरी के अंदर मिलते हैं, तो जो अरेंजमेंट होता है उनका हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं. अब बात करें, ठीक है. अब इफ एनी फ्लावर only one carpel is present, then it is named as monocarpellary. If there is two pistil are present, then it is known as bicarpellary. More than two, then it is known as multicarpellary. Then question ये आता है कि जो अगर carpels और pistils है, it may be fused together or it may be free. If they are fused together, then it is known as fused. Then it is known as syncarpus. अगर ये फ्री होंगे, then it is known as apocarpus. तो ये सारी चीजें कुछ टर्मिनोलॉजी जिन्हें आपको पढ़ना है रिगार्डिंग टू पिस्टिल और कार्पेल. मोनोकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी. If only one carpel is present, then it is known as monocarpillary. If more than one carpel is present, then it is known as multicarpillary. Then syncarpus. If they are fused together, then it is known as syncarpus. If they are free, then it is known as apocarpus. Next video lecture, we discuss how the female gametophyte is formed inside the ovule. Thank you. Have a nice day.